नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब मृत्यु पूर्व कथन न्यायालय को अभियुक्त को दोषी ठहराने का विश्वास दिलाता है तो मृत्यु पूर्व कथन की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। मृत्यु पूर्व कथन से संबंधित कानून अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है। एक बार जब मृत्यु पूर्व कथन न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करने वाला प्रामाणिक पाया जाता है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि के लिए यह एकमात्र आधार हो सकता है। हालांकि ऐसे मृत्यु पूर्व कथन को स्वीकार करने से पहले न्यायालय को यह संतुष्ट होना चाहिए कि यह स्वेच्छा से दिया गया है, यह सुसंगत और विश्वसनीय है और इसमें किसी भी तरह की शिक्षा नहीं दी गई है। एक बार जब ऐसा निष्कर्ष निकल जाता है तो मृत्यु पूर्व कथन को बहुत अधिक पवित्रता प्राप्त हो जाती है और जैसा कि पहले कहा गया है, ये दोषसिद्धि के लिए एकमात्र आधार बन सकता है। न्यायमूर्ति अभय एसोका और न्यायमूर्ति उज्जवल भूया की पीठ ने कहा। पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने मृत्यु पूर्व कथन से संबंधित सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया। ये कानून का एक पूर्ण नियम नहीं माना जा सकता है कि मृत्यु पूर्व कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए। प्रत्येक मामले को उसके अपने तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें मृत्यु पूर्व कथन किया गया था। ये सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु पूर्व कथन अन्य साक्ष्यों की तुलना में कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। मृत्यु पूर्व कथन अन्य साक्ष्यों के समान ही है। इसे आसपास की परिस्थितियों के प्रकाश में तथा साक्ष्य के मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में परखा जाना चाहिए। एक सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से दर्ज किया गया मृत्यु पूर्व कथन उस मृत्यु पूर्व कथन की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर है जो मौखिक गवाही पर निर्भर करता है, जिसमें मानव स्मृति तथा मानव चरित्र की सभी दुर्बलताएं हो सकती हैं। मृत्यु पूर्व कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए न्यायालय को संबंधित व्यक्ति की ऐसी स्थिति सहित विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा कि यह कथन आरंभिक अवसर पर किया गया है तथा यह हितबद्ध पक्षों द्वारा शिक्षा का परिणाम नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा मृत्यु पूर्व कथन की सत्यता के बारे में दिए गए बयानों में मामूली विसंगतियां अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित नहीं होंगी यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान मृत्यु पूर्व कथन में दिए गए कथन और डॉक्टर द्वारा दर्ज किए गए मेडिकल इतिहास के मूल में अभिसरण में हो। अपीलकर्ता ने इस तथ्य के आधार पर अपनी दोषसिद्धि का विरोध किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां थीं, इसलिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए मृत्यु पूर्व कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह के तर्कों का खंडन करते हुए अदालत ने मृतक के कथन को एक वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। मृत्यु पूर्व कथन की सामग्री PW6, PW-12 और PW-13 द्वारा साबित की गई है। हालांकि उनके साक्ष्य में कुछ विसंगतियां हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके अलावा वे महत्वपूर्ण नहीं हैं और उसके बयान के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं। घटना 22 जुलाई 2002 को हुई थी और मृत्यु पूर्व कथन उसी दिन कुछ घंटों के भीतर दर्ज किया गया था, जबकि उपरोक्त गवाहों द्वारा साक्ष्य 5 साल बाद अदालत में पेश किए गए थे। ऐसी विसंगतियां होना स्वाभाविक है। वास्तव में महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा एक जैसे बयानों से न्यायालय के मन में ऐसे साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा हो सकता है, क्योंकि उन्हें सिखाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम मृतक के मृत्यु पूर्व कथन प्रत्यक्ष 59 को वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं, न्यायमूर्ति उज्जवल भूया द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया। तदनुसार न्यायालय ने कहा कि मृतक के मृत्यु पूर्व कथन की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो साक्ष्य में सिद्ध हो चुका है, क्योंकि उपस्थित चिकित्सक ने प्रमाणित किया है कि मृतक अपना कथन सुनाने में सक्षम थी। इसके अलावा मृत्यु पूर्व कथन का सार चिकित्सक द्वारा दर्ज रोगी के चिकित्सा इतिहास से भी प्रमाणित होता है, जो साक्ष्य में भी सिद्ध हो चुका है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर साक्ष्य, विशेष रूप से प्रत्यक्ष 59, सभी उचित संदेह से परे अपीलकर्ता के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है, न्यायालय ने कहा। अपील को ये कहते हुए खारिज।
शनिवार को दयानंद महाविद्यालय में नेचर क्लब के तत्वाधान में प्राणी विभाग की तरफ से विश्व महासागर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एमएससी के विद्यार्थियों के लिए महासागर की उपयोगिता पर पेपर रीडिंग गतिविधि रखी गई। मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने उन्हों द्वारा महासागर को दूषित होने से बचने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया, साथ ही जलाशयों में प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनिया जोसफ ने महासागर की महत्ता बताते हुए बताया कि इस पृथ्वी पर 70% भाग महासागरों से बना हुआ है, जिसमें विभिन्न जीव जल जंतुओं का आवास है तथा इस दिवस को मानव और महासागर के संबंध में जागरूकता रखने के लिए बनाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान पेपर रीडिंग एमएससी प्राणी विभाग के विद्यार्थी वर्षा यादव, प्रिया अनुवाद, किरण कुमारी, सिमरन कटारिया, वर्षा चौहान द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर तस्लीम अख्तर ने किया व धन्यवाद पारित डॉक्टर संचिता रोज ने किया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी, श्री क्षत्रिय सभा केकड़ी एवं श्री साई निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केकड़ी के संयुक्त तत्वाधान आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का में कुल 195 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। भारत विकास परिषद शाखा के सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया, वीर शिरोमणि महापुरुष महाराणा प्रताप जयंती के पूर्व दिवस 8 जून शनिवार को केकेडी के अजमेर रोड स्थित राजपूत समाज जगदम्बा छात्रावास में विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। क्षत्रिय सभा के सचिव बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि रक्तदान शिविर समारोह की शुरुआत भारत माता एवं युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। मानव सेवार्थ विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया, जिससे कि मानव जीवन को बचाया जा सके। जीवन जीने के लिए रक्त का बहुत ही महत्व ये सभी को विदित है। आज रक्त की कमी की वजह से हजारों व्यक्ति असमय ही कल के ग्रास बन रहे हैं और आज के इस वैज्ञानिक युग भी में रक्त का कृत्रिम निर्माण करना संभव नहीं है। रक्त की जरूरत पड़ने पर यह केवल मनुष्य द्वारा ही डोनेट कर मरीज को रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। इस दौरान श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक अरुण सिंघल ने बताया कि रक्तदाताओं ने इतनी भीषण गर्मी की भी परवाह न करते हुए काफी संख्या में रक्तदान करने के लिए रक्तदान शिविर स्थल पर पहुंचते रहे और उत्साह पूर्वक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर प्रभारी वासु कोरानी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में महिलाओं और युवा बालिकाओं में भी भाग लिया, जिसमें अधिकांश बालिकाएं ऐसी थी जिन्होंने जीवन में पहली बार रक्तदान किया और लगभग 25 रक्तदाता ऐसे थे जो किसी कारणवश रक्तदान करने में अयोग्य होने कारण अपना रक्त डोनेट नहीं कर सके। आज के रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहण हेतु राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी, राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर एवं राजकीय महिला चिकित्सालय अजमेर की रक्तकोष संग्रहण इकाई ने रक्त संग्रहण किया। परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने 195 यूनिट एकत्रित होने पर सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। साथ ही आयोजक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा रक्तवीरों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में क्षत्रिय सभा की ओर से पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, अध्यक्ष नरपत सिंह राठौड़, पंचायत समिति केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष राजपूत समाज, शंकर सिंह गौड़ कोषाध्यक्ष, अमर सिंह सोलंकी, भूपेंद्र सिंह राठौड़, बहादुर सिंह शक्तावत, विक्रम सिंह राठौड़, चंद्रवीर सिंह चौसला, रविंद्र सिंह पिपलाजा, शक्ति सिंह, नरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह राठौड़, घीसू सिंह रामपली, मनोहर सिंह सापनंदा ने शिरकत की। वहीं भारत विकास परिषद की ओर से कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, परिषद के विकास रत्न रामगोपाल वर्मा, रामनिवास जैन, राजेश लखोटिया, रवि मुनिया, राजेश विजय, निहलचंद मैथवाल, निहलचंद विजयवर्गीय, हीरालाल सामरिया, शिव कुमार बयानी, आनंदीराम सोमानी, स्वास्थ्य हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष बाकलीवाल, विष्णु साहू, गोपाल व्यास, महिला मंडल सदस्य राधा महेश्वरी, शांता महेश्वरी, नीलम मंत्री, राधा विजय, श्री अंजू विजय, सरोज नरूका, दिव्या जैन, सरोज साहू, रेखा मंत्री मधुलिका दादी सहित कई महिला सदस्यों ने सेवा में योगदान दिया। जिला अस्पताल के पीएमओ नवीन जांगीर भी अतिथि के रूप में शिरकत की। मंच संचालन पूर्व सचिव रामधन प्रजापत ने किया। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य तथा राजस्थान हाई कोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष व अतिरिक्त महाधिवक्ता भुवनेश शर्मा को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का चेयरमैन नियुक्त होने के अवसर पर शनिवार को बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर के कार्यालय में जयपुर सहित समूचे राजस्थान के अधिवक्ता साथियों ने शर्मा का अभिनंदन कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही वाइस चेयरमैन के रूप में निर्वाचित देवेंद्र सिंह मेलाना का भी अभिनंदन किया गया।
समारोह को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित चेयरमैन शर्मा ने कहा कि बार कौंसिल का उद्देश्य अधिवक्ता के हितों का संरक्षण करना है तथा अधिवक्ता पेशे की गरिमा को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि संस्था के जो मुख्य उद्देश्य हैं उन्हीं उद्देश्यों पर काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। संगठन के कार्यों में पारदर्शिता रखते हुए वो अधिवक्ता हितों के लिए काम करेंगे तथा अधिवक्ता व्यवसाय की गरिमा को बढ़ाना भी उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा तथा अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से सरकार से भी मदद ली जाकर अधिवक्ता हितों के लिए योजनाएं बनाई जाकर बेहतरीन कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने शर्मा को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन देवेंद्र सिंह ने भी संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ता साथियों की गरिमा को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। समारोह में जयपुर हाईकोर्ट के बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे, जिन्होंने शर्मा को इस नई जिम्मेदारी मिलने की बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। काउंसिल के चुनाव आज संपन्न हुए हैं और उन्नीस कुमार को यहाँ बार काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। हमारे साथ उन्नीस मौजूद है। सबसे पहले तो पसीने न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर। जिस तरह से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसको लेकर के क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से जो है अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा? अधिवक्ता हितों के लिए मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। मैं 2013 में हाईकोर्ट बार में सेक्रेटरी रहा जयपुर में, फिर अध्यक्ष रहा और मेंबर 5 साल के मेंबर हूँ मैं। आज मुझे सर्वोच्च संस्था का चेयरमैन बनाया गया है। मैं बड़ा खुश हूँ और मैं मेरे इतिहास को देखते हुए मैंने हमेशा अधिवक्ताओं के हितों की बात की है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं हमेशा अधिवक्ता हितों की बात करता रहा हूँ और करूँगा। और जितना भी मुझे राजस्थान सरकार से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जितना भी एडवोकेट्स के फायदे के लिए कोई स्कीमें होंगी, मैं 100% उनके लाने की कोशिश करूँगा। किस तरह से आपने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए आवाज के लिए किस तरह से आप प्राथमिकताओं में शामिल टोल टैक्स के लिए एडवोकेट को टोल इसलिए फ्री होनी चाहिए कि वो भी कोर्ट का ऑफिसर होता है, उसको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। वो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है तो टोल पड़ता है, जबकि कोर्ट और उसके घर में अगर 10 किलोमीटर का भी है तो उसको टोल पड़ रहा है, तो एक गलत बात है। तो टोल के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि टोल फ्री हो हमारे। और आवासीय कॉलोनी के जहाँ तक है कि पहले भी हमने प्रयास किए थे, लेकिन सरकार की कुछ कारण से स्कीम को डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट से हम कोशिश करेंगे कि वो हमें इस तरह की स्कीम दे जिससे हम जो अधिवक्ता हैं, जिनको जरूरतमंद अधिवक्ता हैं, उनको शहर में इस तरह की कॉलोनियां जो जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर दी जाए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जहाँ तक बात आती है, हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसके लिए प्रयासरत है और मेरा भी इसमें बहुत बड़ा आंदोलन रहा है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 6 मंथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने की भरसक प्रयास करूंगा और मेरा प्रयास असफल नहीं होता है, मैं प्रयास को सफल बनाने की कोशिश करूंगा। भुवनेश जी शर्मा का जो कार्यकाल एज ए सेक्रेटरी, उस समय मैं राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। फिर आप अध्यक्ष बने, उस समय मैं अध्यक्ष बना। तो मैं पिछले करीब 24-25 साल से इनका कार्यकाल देखता आ रहा हूँ। जो जुनून, जो शक्ति है, जो दृढ़ संकल्प काम करने की शक्ति है, भुवनेश जी के अंदर है, ये किसी में नहीं है। और मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ और डिक्लेयर भी करता हूँ कि भुवनेश जी की चेयरमैनशिप के अंदर राजस्थान वकीलों के लिए, उनके हितार्थ के लिए जो काम होगा वो आने वाले समय के लिए एक पत्थर का मील साबित होगा। ये थे भूपेश कुमार। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त विभागों को अपने अपने विभाग के स्थानांतरण पॉलिसी बनाने, स्थानांतरण हेतु प्रावधान किए जाने एवं सरल व सुगम नीति बनाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। इसी के चलते विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने विभाग के स्थानांतरण हेतु नीति नियम बनाने का कार्य जोरों पर है। ऐसे में राजस्थान राज्य के उन जिलों जिनमें विषम स्थितियां हैं, अभावग्रस्त जिले हैं, जिनकी संख्या लगभग 19 के करीब है, उनको लेकर चिकित्सा विभाग द्वारा स्थानांतरण पॉलिसी में कुछ विशेष प्रावधान किए जाने की बात सामने आ रही है। चिकित्सा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर जो विभिन्न समाचार चैनल पर प्रसारित हुई है, उसके अनुसार अभावग्रस्त जिलों में खाली पदों को भरने के लिए नवाचार पॉलिसी बनाई जा सकती है। इस पॉलिसी में टीएसपी क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, पाली,
सिरोही एवं राजसमंद के अलावा मरुस्थलीय जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, फलौदी व जालोर में कार्यरत मेडिकोज के लिए इन जिलों में 2 साल तक कार्यरत MBBS डॉक्टरों को 10% अधिक बेसिक पे, विशेषज्ञ चिकित्सकों को 15% व पैरामेडिकल स्टाफ को 10% अधिक बेसिक पे दी जा सकती है। इसके अलावा बारान, बूंदी और झालावाड़ में MBBS डॉक्टरों को 5% अधिक बेसिक पे, विशेषज्ञ चिकित्सकों को 10% व पैरामेडिकल स्टाफ को 5% अधिक बेसिक पे का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा जिन जिलों में सर्वाधिक पद खाली, वहां के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किए जाने की संभावना हो सकती है। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना चिकित्सा विभाग के इस प्रस्ताव, जो कि अभी प्रारंभिक दौर में है, का स्वागत करते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह मांग करते हैं कि इसी प्रकार का प्रस्ताव राजस्थान राज्य में शिक्षा विभाग के लिए भी बनाया जाना उचित रहेगा, क्योंकि लगभग इन्हीं जिलों में शिक्षा विभाग के भी शिक्षक दूरस्थ क्षेत्र में कार्यरत है, जहां पर की परिस्थितियां चिकित्सा विभाग से भी बहुत प्रतिकूल है। छोटे छोटे गांव और ढाणी जहां पर के आज भी आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं हो, वहां भी शिक्षक वर्ग अपनी सेवाएं दे रहा है। शिक्षा विभाग में सदैव से स्थानांतरण बहुत बड़ा विषय रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी शिक्षकों के स्थानांतरण में उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सका है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को विशेष तौर पर इस विषय में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज भी 10-15 साल से अधिक समय से अनेक तृतीय श्रेणी शिक्षक शिक्षिका इन जिलों में से कई जिलों में कार्यरत है और उनके वहां से अपने गृह जिले में स्थानांतरण इस कारण नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर वहां से उनको हटा दिया जाएगा तो वहां पर शिक्षकों की कमी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को मजबूर होकर वहीं कार्यरत रहना पड़ रहा है। दूसरी ओर इन शिक्षकों को किसी प्रकार का इस हेतु अतिरिक्त भत्ता या वेतन भी नहीं दिया जाता, जबकि सामाजिक व पारिवारिक रूप से वह शिक्षक जो कि इन जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत है काफी परेशान होते हैं। अगर इस प्रकार की पॉलिसी जैसी चिकित्सा विभाग बना रहा है, ऐसी ही शिक्षा विभाग भी बनाए तो निश्चित रूप से इन जिलों में खाली पदों की समस्या से भी निजात मिल सकेगी और स्थानांतरण चाहने वाले बहुत सारे शिक्षक इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। जब विषम परिस्थितियों में कार्य करते हुए किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिए जाने का प्रावधान है, तो शिक्षा विभाग में भी ये प्रावधान किया जाना चाहिए। यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि वर्षों से राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना व अन्य संगठन भी शहरी भत्ते की तरह ग्रामीण भत्ता दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं, परंतु राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर किसी भी दल की सरकार ने सकारात्मक कार्रवाई नहीं की है। वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी कर्मचारी व शिक्षक संगठनों से बजट पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। आगामी दिनों में राज्य का बजट तैयार होना है। ऐसे में अगर इस बजट सत्र में उक्त प्रावधान शिक्षा विभाग में भी कर दिए जाते हैं तो इससे स्थानांतरण की मांग में कमी आएगी, साथ ही इन दूरस्थ और विषम क्षेत्र में रिक्त पदों की स्थिति भी सुधार की ओर अग्रसर होगी। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राज्य के वित्त मंत्री महोदय को व शिक्षा मंत्री महोदय को राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन व राधाकृष्णन शिक्षिका सेना निवेदन करते हैं कि राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग में भी इस प्रकार के प्रावधान लागू करने का श्रम करे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग के खाद्य सुरक्षा दल की टीम ने शनिवार को ब्यावर क्षेत्र के रिको एरिया में कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने मेसर्स किरण इंडस्ट्रीज में टेलकम पाउडर मिलाकर तैयार कर रहे 420 किलोग्राम जीरा जब्त किया ही। बताता जा रहा कि टेलकम पाउडर से तैयार किया जीरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जीरे का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाया गया। आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभरा सिंह एवं राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान के निर्देशानुसार शनिवार को ब्यावर के रिको द्वितीय में आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर से संयुक्त आयुक्त डा एसिन धौलपुरिया, पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल व ब्यावर सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत के संयुक्त नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने ब्यावर क्षेत्र के रिको एरिया द्वितीय में चल रही मेसर्स किरण इंडस्ट्रीज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इस फैक्ट्री में खाद्य सुरक्षा दल ने टेलकम पाउडर मिलाकर तैयार किया जा रहा 420 किलोग्राम जीरा जब्त कर नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाए गए। शनिवार को की गई कार्रवाई में आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर से संयुक्त आयुक्त डा एसिन धौलपुरिया, पाली सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल, ब्यावर सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केंद्रीय दल के विनोद शर्मा, अमित शर्मा, देवेंद्र सिंह राणावत, पाली से खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायण सिंह इंदा भी साथ रहे।
गौरतलब है कि आमजन को शुद्ध आहार मिले, इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हुए खाद्य पदार्थ के सैंपल ले रहे हैं। साथ ही आमजन को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।